नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द शिक्षा कैपिटल यूट्यूब चैनल पे। आज की जो हमारी कहानी है आकाशदीप कहानी है। एक कहानी और बची है, तीसरी कसम, उसको भी अच्छी तरीके से पढ़ाएंगे आज। आकाशदीप आप लोगों को मैं एक सूचना भी देना चाहता हूं, जो कि मैंने व्हाट्सएप पे बता भी दिया था कि थोड़ा नोट्स बनाने में समय जो है देरी हो रही है। क्लासों का आप लोग टेंशन मत लें, ठीक है, वो तो मैं करूँगा ही धीरे धीरे, पर आप लोग अपने से भी तैयारी करते रहें, ठीक है। समय बचा नहीं है। उपन्यास अन्यगब्धा को पढ़ते रहें, और उपन्यास अन्यगब्धा में भी फिर बात वही कहूँगा कि संपूर्ण उपन्यास अन्यगब्धा पढ़ने के लिए मत बैठ जाना, अब समय नहीं है, ठीक है। उनकी सिर्फ भूमिका मैं करवाऊँगा, समय मिलेगा तो करवाऊँगा, ठीक है। उनकी मैं क्या बताऊँ अब, ठीक है। उपन्यास और निगब्धा की उनकी भूमिका, और जितना सबके पास दृष्टि की बुक होगी, ठीक है, उससे जितना मटेरियल मिल रहा है तैयार कर लो, बस उतना ही काफ़ी आप लोगों के लिए। भूमिका सबकी पढ़ लो, ठीक है। और छोटी छोटी जो हैं, जैसे मान लो अन्यगब्धा में तो जामुन का पेड़ हो गया, भोला राम का जीव हो गया, तो इनको लाइन बाय लाइन पढ़ लो, पा जाओगे कहीं ना कहीं से, ठीक है। बाकी भाई इधर का सिलेबस तो मैं धीरे धीरे पूरा करा ही रहा हूँ, और व्यस्तता थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। और मैं आपको आज बता भी दूं कि मेरे भाई जी की शादी है, तो थोड़ा मैं उसमें भी व्यस्त रहूँगा। पर मैं फिर भी घर से अभी निकल रहा हूँ, मैं अपने स्टूडियो से यहाँ से घर के लिए, तो घर जा रहा हूँ, तो घर से भी क्लास लूँगा, ठीक है। एक आधी क्लास में लेता रहूँगा। और कविता वाले सर वो अपने नोट्स बना चुके हैं, वो भी बहुत जल्दी ही आप लोगों के बीच जो है क्लास लेके आएंगे, ठीक है। तो ये मत सोचना कि नहीं ऐसा नहीं होगा, ठीक है। पर हाँ, अपने से भी तैयार करते रहना, ये मैं ज़रूर कहूँगा, ठीक है। जितना मैंने करवा दिया है अभी तक, उसको तो आप लोग ध्यान में रखें, एकदम रिवीजन पर रिवीजन, रिवीजन पे रिवीजन, रोज पे रोज करना है, ठीक है। ये मत समझना है। एक चीज़ मैं फिर बता देता हूँ, कहावत भी है इंग्लिश में कि मोर स्टडी मोर कन्फ्यूजन, नो स्टडी नो कन्फ्यूजन। वो वाली बात मत करना, ठीक है, कि नहीं पढ़ो ना सीधे टेंशन फ्री, ठीक। रिवीजन जितना कर लोगे वो सबसे बेहतर होगा। आपको जितना पढ़ो उससे 4 गुना आपको रिवीजन करना है। और उपन्यास अन्यगब्धा के खुद के नोट्स बनाओ, ठीक है। जो चीज़ मैं पढ़ाता हूँ, अगर हो सके तो आप भी कोई शॉर्ट नोट्स बनाओ, बिल्कुल शॉर्ट, कि आखिरी समय में एकदम रिवीजन मार दूँ, ठीक है, हो सके तो। बाकी आप लोग नोट्स तो जो लोग ले चुके हैं उनको लिए बहुत बहुत बधाई, क्योंकि रिवीजन के लिए आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। जब भी पढ़ें तो जितना मैंने कलर किया है उतना ही पढ़ें, रिवीजन के तौर पे जितना मैंने कलर किया है, ठीक है। आपको मैं दिखा दूं, जैसे मैंने जो चीज़ें कलर की हैं एक अलग रंग में दिया है आपको, ठीक है, तो उसको ही जब भी रिवीजन मारें, उसको ही रिवीजन मारें, ठीक है। जब भी रिवीजन मारें, पूरी कहानी पढ़ने की कोशिश मत करें, ठीक है। जितना मैंने किया है जब भी रिवीजन मारें वही करें, वही आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। पूछा जाने की पूरी संभावना है, ऐसा मैंने बनाया है व्यवस्था, ठीक है। तो आप लोग इस बात को थोड़ा ध्यान रखें और रिवीजन पे रिवीजन करते रहें। क्लास भी आती रहेंगी, जब क्लास मेरी आ जाए तब उसको पढ़ लें, ठीक है। अन्यथा अपने से रिवीजन करते रहें और प्रैक्टिस करते रहें। एग्ज़ाम के समय में मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक। उसके भी प्रश्न तैयार किए जा रहे हैं। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि मैंने इस बात को सोच के नहीं किया था कि ऐसे बच्चे जुड़ जाएंगे मुझसे, कि जो बहुत अच्छा प्यार आप लोग दे रहे हो। तो खैर मेरी टेंशन तो है ही है। वैसे मैंने ये सोच के नहीं शुरू किया था कि नहीं मुझे जून तक कर लूँगा, ठीक है। पर आप लोगों का प्यार देख के, आप लोग जिस प्रकार से कमेंट करते हो, मुझे अच्छा लगता है, तो और मेहनत करने का मन भी कर रहा है, ठीक है। तो आज की जो कहानी जो हमारी होगी आकाशदीप, बेहतर तरीके से देखो। आकाशदीप कहानी है किसकी? जयशंकर प्रसाद की। और इनके उपन्यास भी, इनके नाटक भी 3 लगे हैं। अब इसके बाद चंद्रगुप्त नाटक मेरा तैयार हो चुका है, और उसको भी हम बहुत जल्द लाने वाले हैं, ठीक है। किस संग्रह में है? आकाशदीप संग्रह खुद का संग्रह 1929 में आई थी। इंपॉर्टेंट है, इसका संग्रह समय क्या है? 1929। समय क्या है? 1929 में आई थी। अच्छी बात है। दूसरी बात है, अब देखो इसमें कौन कौन सी कहानियाँ हैं, ये भी ध्यान रखना है। देखो कौन कौन सी। एक तो भैया आकाशदीप खुद हैं, दूसरा महाद्वीप, स्वर्ग के खंडहर में, ठीक है, सुनहला सांप, हिमालय का पथिक, प्रतिध्वनि। देखो ये याद रखना, एक संग्रह भी है इनका और एक कहानी भी है जो कि आकाशदीप में संकलित है, ठीक है। दूसरी भिखारिन, देखो भिखारिन, कला, देवदासी, समुद्र संतरण, वैरागी, बंजारा, लाद चला बंजारा, ठीक है, और चूड़ी वाला,
अपराधी, प्रणय चिन्ह, रूप की छाया, ये सब कहानियाँ ही हैं इनकी। ठीक है, ज्योतिषमती, रमला जो है बिसाती, याद रखना इनकी बिसाती कहानी पूछी जा चुकी है। जयशंकर प्रसाद की कहानी है, किस संग्राम में संकलित है? आकाशदीप में। ठीक है, कहाँ भैया? आकाशदीप में संकलित है। अच्छी बात है। प्रतिपाद देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहली बात, ये कहानी भाई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में प्रेम और घृणा के द्वंद्व को उद्घाटित करती हुई कथा है। दूसरी बात, कर्तव्य और प्रेम के अंतर्द्वंद, पिता की हत्या के आरोपी बुद्धगुप्त से ही प्रेम से जूझती चंपा द्वारा संपूर्ण जीवन कर्तव्य के लिए समर्पित करने को एक रोमांटिक कहानी है। आपको अच्छी लगेगी कहानी है। ठीक है, और पिता की हत्या का प्रतिशोध रूप ही इसमें आपको नजर आएगा, जो कि चंपा के द्वारा है। मुख्य पात्र में देखें तो देखो, एक पात्र आपको नजर आएंगे बुद्धगुप्त, जो कि ताम्रलिप्त का एक क्षत्रिय है। एक पोता अध्यक्ष जो मणिभद्र की हत्या कर स्वयं व चंपा को मुक्त करता है। बुद्धगुप्त और ये पात्र बहुत ही कई बार पूछे जा चुके हैं, याद रखना। नए द्वीप को याद रखना, नए द्वीप को यानी चंपा द्वीप नाम देता है जहाँ वे रहते हैं, यानी ये बुद्धगुप्त नाम देता है। बाली, जावा, सुमात्रा वाणिज्य पर एकाधिकार स्थापित करता है कौन? बुद्धगुप्त। चंपा याद रखना महानाविक संबोधित करती है। इनको किस नाम से संबोधित करती है? महानाविक संबोधित करती है। दूसरी बात, चंपा से विवाह कर भारत लौटने को इच्छुक होता है बुद्धगुप्त। ठीक है, अगली बात करें अगर हम, तो देखो चंपा पात्र के बारे में देखें तो चंपा जानवी के तट पे, याद रखना कहाँ, किस तट पे है? जानवी के तट पे, जानवी। ठीक है, थोड़ा नाच को कर लेना। जानवी के तट पर चंपा नगरी की क्षत्रिय बालिका है और पिता मणिभद्र के यहाँ प्रहरी थे। बुद्धगुप्त को पिता की मृत्यु का कारण मानती है और मणिभद्र के घृणित प्रस्ताव को ठुकराने पर बंदी बना ली गई थी। आपसे पूछा जा सकता है कि इनको बंदी क्यों बनाया जाता है? तो ये मणिभद्र का घृणित प्रस्ताव, घृणा करने वाला जो प्रस्ताव होता है उसको ठुकरा देती हैं, इसी के चलते इनका क्या होता है? इनको बंदी बना लिया जाता है। अच्छी बात है। अगली बात करें बुद्धगुप्त की। बुद्धगुप्त के भारत लौट जाने पर चंपा द्वीप पर ही रह जाती है कौन? ये जो है चंपा। ठीक है, बुद्धगुप्त के प्रति प्रेम और घृणा का द्वंद्व है। ठीक है, याद रखना बुद्धगुप्त के प्रति क्या है? प्रेम और घृणा दोनों है। प्रेम और घृणा दोनों है। गौड़ पात्र करें तो देखो, एक आते हैं आपके सामने मणिभद्रा। ठीक, जो कि बुद्धगुप्त और चंपा को बंदी बनाने वाला खलनायक है मणिभद्रा। जया याद रखना, जया चंपा की सेविका है जो वहाँ मिलती है। चंपा द्वीप की मूल निवासी है। इसमें विशेष कुछ देखते हैं, बातें क्या हैं। सबसे पहली बात कि ये संस्कृत निष्ठ शब्दावली है। दूसरी, कहानी में एक स्थल पर 5 वर्ष का अंतराल आया है, हम आगे पढ़ेंगे। 5 वर्ष का अंतराल आया है। ठीक है, चरित्र प्रधान कहानी है और सामुद्रिक जीवन और प्रच्छन्न प्रेम पर यह कहानी है। ठीक है, देखो इस कहानी के बारे में बच्चन सिंह हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में क्या कहते हैं आपको मैं दिखाता हूं, जो इस बार के एग्जाम दिसंबर में पूछा गया था। ठीक है, वो आपको मैं आपके सामने रखता हूं। वो उसके अलावा भी सारे कथन इनके रखे हैं। देखो, प्रसाद समग्रतः रोमांटिक कलाकार हैं। उनकी कहानियों में स्वच्छंदतावादी तत्व उसी सघनता में मिलता है जिस सघनता में उनके काव्य में दिखलाई पड़ते हैं। कहानी और कविता रखना, कहानी और कविता एक दूसरे से काफ़ी निकट पड़ने वाली विधाएं हैं। कविता की तरह उनकी कहानियां भी प्रगीतात्मक हैं। प्रसाद के प्रगीतों के मुख्य विशेषतु प्रेम और सौंदर्य है। उनकी कहानियों में इन्हीं की प्रमुखता है। ठीक है, अतीत के प्रति आसक्ति होने के कारण कुछ कहानियों में उनकी चेतना भी बद्ध है। ये बच्चन सिंह कह रहे हैं। अगली बात कहते हैं बच्चन सिंह की प्रसाद के कहानीकार के विकास की भी 3 मंजिलें हैं। प्रारंभिक, विकासात्मक, प्रौढ़। प्रारंभ, विकास और प्रौढ़ वाली। प्रथम मंजिल को सन 1911 से 26 तक, बहुत अच्छी बात, आपसे पूछा जा सकता है सवाल।
मंजिल को 1911 से 26 तक, द्वितीय को 1926 से 1933 तक, तृतीय को 31 से लगा के 36 तक इम्पोर्टेंट माना जाता है। उनकी पहली कहानी याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट बात है, उनकी पहली कहानी 1911 ईस्वी में ग्राम कहानी छपी थी। कौन सी? ग्राम, जो कि इंदु पत्रिका में छपी थी। इम्पोर्टेंट है। प्रारंभिक काल में उनके 2 कहानी संग्रह जो है छपे छाया और प्रतिध्वनि। इम्पोर्टेंट है। छाया भी इनका संग्रह है, बहुत अच्छी बात है। और प्रतिध्वनि, छाया की कहानियाँ प्रेमव्रत पर आधारित हैं, यानी प्रेम पर आधारित हैं। उनमें कथा तत्व अत्यंत झीना, उनमें प्रेम प्रायः प्रकृति के काव्यपरक चित्रणों का समावेश किया है। प्रतिध्वनि में इम्पोर्टेंट है कि भावात्मकता और गहरी हो गई है। भाव विकृत के साथ कुछ अतीतोन्मुखता और छायावादी रहस्योन्मुखता भी है। छाया नाम छायावाद युग का भी द्योतक है, घोतक होता है, याद रखना। सन 1926 से 1933 के बीच उनकी 2 कहानी संग्रह प्रकाशित है। एक तो आकाशदीप, दूसरा आंधी। आकाशदीप में संग्रहित अधिकांश कहानियाँ, याद रखना, मानसिक अंतर्द्वंद की कहानियाँ हैं। विकास की, याद रखना, विकास की इस मंजिल पर कहानियों को कथानक मिल गया है। उनमें नाटकीयता का भी समावेश हो गया है। संवेदना की दृष्टि से इनमें अजीब करुण अवसाद की अभिव्यक्ति हुई है। वेरी इंपॉर्टेंट। ये कथन तुम्हारा दिसंबर वाले में पूछा गया था। कौन सा कथन है? कि आकाशदीप कहानी में प्रेम और घृणा की गहन आवेगमयता की गहरी टकराहट है। ये कथन किसका है? बच्चन सिंह का है। पूछा जा चुका है, उठा के पेपर में देखना। ठीक है। विसाती और सुमंद संतरण में कहानी के रूप में लिखे गए प्रगीत की पूर्णता है। आंधी में प्रसाद यथार्थवादी समस्या को टकराते हैं, इसी कारण ये कहानियाँ विफल हो गई हैं। ठीक है। तो ये बच्चन सिंह के थे और मुझे इनमें कोई किसी में बढ़िया मिला नहीं, ना विश्वनाथ त्रिपाठी में, ना रामचंद्र चतुर्वेदी में। फिर कहता हूँ ये आप लोग मन से निकाल दें कि जहाँ से मुझे जो अच्छा मिलता है मैं 4-5 किताबों को ढूंढ के उसके बाद भी पढ़ाता हूँ। मेरा यही सोच है कि आप लोग इस वीडियो के अलावा कुछ मत पढ़ें। मैं क्या दे दूं आपको उस पूरी क्लास में? ठीक है। क्योंकि मैं फिर वही कहूँगा कि हमेशा जब मैं पढ़ता था, अपने लिए तैयारी करता था, तो मैं सोचता था कि क्यों ऐसा नहीं कोई पढ़ाता है कि एक ही क्लास में वो उससे जुड़ी हर एक चीज़ वो आपके सामने रख दे, ताकि आपको भटकना ना पड़े। पर जब भगवान ने मेरी सुन ली, मेरा हुआ, तो मैंने कहा जब मैं शुरू करूंगा पढ़ाने के लिए, ठीक है, तो समय लगे मेरे आप एक बार कमेंट करके एक बार ज़रूर मेरे लिए बोले कि क्लासों में इस टाइम समय बेशक लग रहा हो, पर मैं खिलवाड़ तब भी नहीं कर रहा हूँ। नहीं पढ़ा पाऊँगा तो भैया अभी इस टाइम जिसे क्लास कम पड़ जाए या कुछ छूट जाए तो अलग मैटर हुआ, पर जितना पढ़ाऊँगा उतना आपको गहराई से पढ़ाऊँगा कि उससे पॉइंट ना छूटे। जो चीज़ नहीं पढ़ी तो नहीं पढ़ी, क्या कर सकता हूँ, नहीं समय मिला। ठीक है। चलो, तो क्योंकि आपको पता है कि पढ़ने और पढ़ाने में ज़मीन आसमान का अंतर है। पूछो क्यों? मैं इसका भी एक कारण बताता हूँ। पढ़ना तो खुद को पढ़ना है, पढ़ लिया, ठीक है, और फिर भी उतना नहीं पढ़ पाओगे, मतलब चीज़ें ढूंढना पड़ता है। एक चीज़ तो वो बात हो गई, आपको ढूंढने बैठोगे एक ज़्यादा। आपसे मैं बता दूं कि आकाशदीप कहानी से जुड़ी सारी बातें आपको पढ़ना है, तो फिर भी आपको कम से कम खुद के पढ़ने के लिए 4 से 5 घंटे लग जाएंगे। पहले तो आप कहानी पढ़ोगे, उसके बाद में उससे जुड़ी बातें ढूंढोगे, ठीक है, तो किताबें छानोगे, किताबों को पलटोगे, उसमें समय चला जाएगा। और ये चीज़ अगर मैं आपको करके देता हूँ, आपके सामने लेके आता हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे भी टाइम तो लगता होगा। ठीक है, तो चीज़ें को ढूंढता हूँ, किताबों से ढूंढता हूँ, पहले से तो नोट्स बना के नहीं रखा था। ठीक है, ये तो खैर मैं दिसंबर के लिए शुरू किया था, पर आप लोगों का प्यार देखे तो मैंने कहा कि मुझे जून में ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ तो मुझे भी समय लगता है, मगर अब आपके सामने जिस प्रकार से मैं नोट्स लेके आता हूँ, इस प्रकार से आपको पूरी की पूरी कहानी बहुत मुश्किल में किसी ने पढ़ाई हो। ठीक है, क्योंकि चीज़ों को आप सोच के देखो कि यहाँ एक एक लाइन को मैंने पढ़ के उसके बाद उसको अंडरलाइन किया है, तो ठीक है, तो कम से कम एक तो
आप लोगों का अच्छा वाला कमेंट तो बनता ही मेरे लिए, ठीक है। इतना तो आप अपने एक छोटे से प्यारे से दोस्त या मित्र या सर जो भी कह सकते हो कर सकते हो। और आप लोग जो है सब्सक्राइब भी कर दीजिए। यहाँ से कहानी शुरू होती है और बहुत अच्छी कहानी है। आपको लगेगा, ठीक है, कि इतनी अच्छी कहानी है कि क्या ही बताऊँ। जयशंकर प्रसाद को जो भाषा में लिखा है मज़ा आ गया, ठीक है। कि बंदी क्या है सोने दो। ये संवाद, यहाँ से हम कह सकते हैं संवादात्मक कहानी है, क्योंकि ये पीछे पढ़ के भी आए हैं। और याद, आप अपने को 1 मिनट के लिए नदी के बीचों बीच एक नाव पे लेके जाएं, ठीक है, और उस पे ठंड का मौसम हो, वहाँ से कहानी आपके सामने आ रही है, ठीक है। अभी आपको पता नहीं चलेगा कौन किसे क्या कह रहा है। एक व्यक्ति यानी नायक सो रहा है, नायिका उसको जगा रही है, ठीक है, और वो उससे कहता है कि तुम आज़ाद होना चाहते हो। तो उसी पे कहानी है। इसमें आपको पूछा जा सकता है कि सबसे पहले बंदा कहाँ है या बंदी कहाँ है। ये भी शब्द आपसे पूछा जा सकता है कि कहानी में सबसे पहले बंदी शब्द आया या बंदा शब्द आया। तो बंदी, ठीक है। बंदी तो कहता है क्या है सोने दो, मुझे बड़ी नींद आती है। ये तो होता ही है, चाहे बीच में बीचों बीच धार में पड़े हों पर उनको सोने का पड़ा है। मुक्त होना चाहते हो, आज़ाद होना चाहते हो, अभी नहीं, नींद खुलने पर चुप रहो, शांत रहो, मैं नहीं खुलूँगा, जाऊँगा। फिर अवसर ना मिलेगा, फिर टाइम नहीं मिलेगा, याद रखना, फिर समय वो नहीं आएगा। बड़ी ठंड है, शीत है, बड़ी ठंड है, कहीं से एक कंबल डालकर कोई ठंड से मुक्त करता, आज़ाद करता शीत से, ठीक है। फिर कहती है कि आंधी की संभावना है, यही एक अवसर है। आज मेरे बंधन शिथिल हैं, मेरे ढीले हैं, मेरे मतलब बंधन मेरे खुले हुए हैं। तो क्या तुम, तो कहता है कि तो क्या तुम भी बंदी हो। हाँ हाँ, धीरे बोलो, कोई सुन ना ले। इस नाव पर केवल 10 नाविक और प्रहरी है। याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है कि नाव पे कितने लोग थे। तो 10 नाविक थे और 1 प्रहरी था, यानी कुल कितने हो गए 11। 10 में 1 जोड़ोगे 11, 12 में से 1 घटाओगे तो कितना बचेगा 11। तो जो आंसर आ रहा है वही है, याद रखना, ठीक है। शस्त्र मिलेगा, शस्त्र मिलेंगे, मिल जाएगा। पोत से संबंध रज्जू काट सकोगे। या आपको बता दूं, पोत मतलब नाव और रज्जू मतलब रस्सी। कि पोत से संबंध यानी जो संबंध, जो रस्सी बंधी है, क्या उसको काट सकोगे। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, मैं काट के दिखाऊंगा। अब यहाँ से प्रकृति वर्णन शुरू होता है। कथन इंपॉर्टेंट है कि समुद्र में हिलोरें उठने लगी, समुद्र में हिलोरें उठने लगी। दोनों बंदी आपस में टकराने लगे। पहले बंदी ने अपने को स्वतंत्र कर दिया, दूसरे का बंधन खोलने का प्रयत्न करने लगा। लहरों के धक्के एक दूसरे को स्पर्श पुलकित कर रहे थे। मुक्ति की आशा, मुक्ति की आशा, क्या बात है। क्या जयशंकर प्रसाद ने एक लाइन लिखी है कि मुक्ति की आशा स्नेह का असंभावित आलिंगन। मुक्ति की आशा, मुक्ति की आशा है उनके अंदर, उसी का प्रेम है। दोनों ही अंधकार में मुक्त हो गए, दोनों लोग आजाद हो गए। एक जो दोनों बंदी थे, दूसरे बंदी ने हर साथ लेकिन अधिक से अधिक खुशी के से उसको गले से लगा लिया। आओ मेरे यार, गले लगते हैं, क्योंकि हम लोग खुल गए हैं, बंधन से मुक्त हो गए हैं। सहसा उस बंदी ने कहा, या क्या तुम स्त्री हो। पहले पता नहीं चला था, आवाज़ नहीं सुनी थी, ठीक है। अब ये बात तो वही हो गई। क्या स्त्री होना कोई पाप है। लाइन बहुत अच्छी है, ठीक है। ये चंपा का कथन है कि क्या स्त्री होना कोई पाप है। अपने को अलग करते हुए स्त्री ने कहा, शस्त्र कहाँ है। तुम्हारा नाम चंपा, चंपा चमेली, ठीक, क्या नाम है चंपा। तारक खचित नील अंबर, और समुद्र के आकाश में पवन उधुम मचा रहा था। क्या लाइन है, सोच के देखो। ये प्रकृति वर्णन है, आपसे पूछा जा सकता है कि तारक खचित नील अंबर, नीला अंबर आकाश, और समुद्र के आकाश में, समुद्र के आकाश में मतलब समुद्र और आकाश में पवन यानी हवा, उधुम मतलब बाउंड्र मचा रहा था, यानी जोरों जोरों से हवाएं
चल रही थी। याद रखना, बहुत अच्छी कहानी है ये, और ये लाइन भी बहुत अच्छी आपसे पूछी जा चुकी है। अंधकार से मिलकर पवन दुष्ट हो रहा था, मिल रहा था। समुद्र आंदोलन, समुद्र में आंदोलन था। क्या लाइन है, देखो क्या प्रकृति वर्णन किया है कि समुद्र में एक आंदोलन था, नौका लहरों में विकल थी, स्त्री सत्कर्ता से लुढ़कने लगी, अपने आप को नहीं रोक पाई तो लुढ़कने लगी। एक मतवाले नाविक के शोर से टकराती हुई सावधानी से उसका कृपाण निकालकर फिर लुढ़कते हुए बंदी के समीप पहुंच गए। यहाँ पे याद रखना, एक मतवाले नाविक के शरीर से टकराती हुई सावधानी से उसका कृपाण, यानी तलवार वगैरह कुछ होगी, ठीक है, खंजर वगैरह, ठीक है, निकालकर फिर लुढ़कते हुए बंदी के समीप पहुंच गई। सहसा पोत से पथ प्रदर्शक, याद रखना, पथ को प्रदर्शन यानी पथ को दिखाने वाले, रास्ते को दिखाने वाले ने चिल्लाकर कहा, आंधी। आपसे पूछा जा सकता है कि पथ प्रदर्शक ने क्या कहा है? आंधी। आपत्ति सूचक तूरी बजने लगा। तो आपत्ति, जो आपत्ति होती है उसका एक वो होता है, तो तूरी बजने लगा। सब सावधान होने लगे। बंदी युवक उसी तरह पड़ा रहा। किसी ने रस्सी पकड़ी, कोई पाल खोल रहा था, पर युवक बंदी लुढ़ककर उस रज्जू के पास पहुंचा जो पोत से संलग्न थी। तारे ढक गए थे, तरंगे उद्वेलित हुई, समुद्र गरजने लगा और भीषण आंधी पिशाचिनी के समान। पूछा जा सकता है किसके समान? पिशाचिनी के समान। भीषण आंधी पिशाचिनी के समान नाव को अपने हाथों में लेकर कंदुक क्रीड़ा और अट्टहास करने लगी। एक झटके के साथ ही नाव स्वतंत्र थी। उस संकट में भी दोनों बंदी खिलखिलाकर हंस पड़े। आंधी के हाहाकार में उसे कोई न सुन सका। ठीक है। अनंत जलनिधि में उषा का मधुर आलोक फूट उठा। सुनहली किरणों और लहरों की कोमल सृष्टि मुस्कुराने लगी। बहुत अच्छा कथन है। ठीक है। सागर शांत था। नाविकों ने देखा पोत का पता नहीं, बंदी मुक्त है। नायक ने कहा, बुद्धगुप्त तुमको मुक्त किसने किया? नायक आ गया है। नायक ने कहा कि बुद्धगुप्त तुमको मुक्त किसने किया? कृपाण दिखाकर बुद्धगुप्त ने कहा कि इसने। नायक ने कहा तो तुम्हें फिर बंदी बनाऊंगा। किसके लिए? पोताध्यक्ष मणिभद्र अतल जल में होगा। नायक, अब इस नौका का स्वामी मैं हूं, तुम जलदस्यु बुद्धगुप्त कदापि नहीं। चौंक कर नायक ने कहा और अपना कृपाण टटोलने लगा। चंपा ने इसके पहले उस पर अधिकार कर लिया था और वह क्रोध से उछल पड़ा। नायक, तो तुम द्वंद्व युद्ध के लिए प्रस्तुत हो जाओ, जो विजयी होगा वह स्वामी होगा। इतना कहकर बुद्धगुप्त ने कृपाण देने का संकेत किया और चंपा ने कृपाण नायक के हाथ में दे दिया। भीषण घात प्रतिघात आरंभ हुआ। दोनों कुशल, दोनों त्वरित गति वाले थे, दोनों एक से बढ़ के एक थे। बड़ी निपुणता से बुद्धगुप्त ने अपना कृपाण दांतों से पकड़कर अपने दोनों हाथ स्वतंत्र कर लिए। चंपा भय और विस्मय से देखने लगी। नाविक प्रसन्न हो गए, परंतु बुद्धगुप्त ने लाघव यानी लघुता से, शॉर्टकट तरीके से नायक का कृपाण वाला, याद रखना, नायक का कृपाण वाला हाथ पकड़ लिया और विकट हुंकार से दूसरा हाथ कटी यानी कमर में डाल उसे गिरा दिया। दूसरे ही क्षण प्रभात की किरणों यानी सुबह की किरणों में बुद्धगुप्त का विजयी कृपाण उसके हाथों में चमक उठा। नायक की कातर आंखें प्राण भिक्षा मांगने लगी। बुद्धगुप्त ने कहा कि बोलो, अब स्वीकार है कि नहीं? मैं अनुचर हूँ, वरुण देव की शपथ में विश्वासघात नहीं करूँगा। बुद्धगुप्त ने उसे छोड़ दिया। ठीक है। ये बात किसका है? नायक का कथन है। चंपा ने युवक जलदस्यु के समीप आकर उसके छतों को अपनी स्निग्ध दृष्टि और कोमल करों से वेदना विहीन कर दिया। बुद्धगुप्त के सुगठित शरीर पर रक्त बिंदु विजय तिलक, याद रखना, सुगठित शरीर पर रक्त बिंदु विजय तिलक कर रहे थे। इंपॉर्टेंट है। सुगठित शरीर पर रक्त बिंदु विजय तिलक कर रहे थे। विश्राम लेकर बुद्धगुप्त ने पूछा, हम लोग कहाँ होंगे?
बाली द्वीप से बहुत दूर, संभवतः एक नवीन द्वीप के पास, जिसमें अभी हम लोगों का बहुत कम आना जाना होता है। याद रखना, कम आना जाना होता है। सिंघल के वणिकों का वहाँ प्राधान्य है, इम्पोर्टेंट है। सिंघल के वणिकों का वहाँ प्राधान्य है। कितने दिनों में हम लोग वहाँ पहुँचेंगे, पूछा जाएगा। तो अनुकूल पवन मिलने पे 2 दिन में, तब तक के लिए खाद्य का अभाव ना होगा। आपसे पूछा जा सकता है कि अनुकूल पवन मिलने पे वहाँ कितने दिन में पहुँचा जा सकता था, तो 2 दिन में, इम्पोर्टेंट है। सहसा नायक ने नाविकों को डांड लगाने की आज्ञा दी और स्वयं पतवार पकड़कर बैठ गया। बुद्धगुप्त के पूछने पर उसने कहा कि यहाँ एक जलमग्न शैलखंड है। पूछा जा चुकी है, लाइन पूछी जा चुकी है, सावधान न रहने से नाव टकराने का भय है। तुम्हें इन लोगों ने बंदी क्यों बनाया है? वणिक मणिभद्र की पाप वासना ने चंपा कह रही है। किस लिए? तो जो वणिक मणिभद्र की पाप वासना ने। तुम्हारा घर कहाँ है? अब ये आप देखो, अपनी पूरी व्याख्या बताएगी कि मेरा घर कहाँ है। जानवी के तट पर, चंपा नगरी की एक क्षत्रिय बालिका हूँ। याद रखना, चंपा नगरी, चंपा द्वीप सब चंपा के ही नाम से था। ठीक है। पिता इसी मणिभद्र के यहाँ प्रहरी का काम करते थे। माता का देहावसान हो जाने पर मैं भी पिता के साथ नाव पर रहने लगी थी। आपसे पूछा जाएगा कि 8 वर्ष से समुद्र ही मेरा घर है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि कितने वर्षों से इसका घर समुद्र था, तो 8 वर्षों से। तुम्हारे आक्रमण के समय मेरे पिता ने ही 7 दस्युओं को मारकर जल समाधि ली थी। कितने? 7। कितने? 7 दस्युओं को। कितने दस्युओं को भैया? 7 दस्युओं को। 8 वर्ष से उनका घर था, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। 1 मास हुआ है कि 1 मास मतलब 1 महीना हुआ है कि मैं इस नील नभ के नीच नील जलनिधि के ऊपर एक भयानक अनंतता में निसहाय हूँ, अनाथ हूँ। इंपॉर्टेंट है, विदा वेरी इंपॉर्टेंट। मणिभद्र ने मुझसे एक दिन घृणित प्रस्ताव किया। मैंने उसे गालियां सुनाई। उसी दिन से बंदी बना दी गई। चंपा रोष से जल रही थी। मैं भी ताम्रलिप्त का एक क्षत्रिय हूँ। याद रखना, मैं भी, याद रखना कौन अपने आप को ताम्रलिप्त का एक क्षत्रिय मानता है। चंपा, परंतु दुर्भाग्य से जलदस्यु बनकर जीवन बिताता हूँ। अब तुम क्या करोगी? मैं अपने अदृष्ट को अनिदृष्ट ही रहने दूंगी। वह जहाँ ले जाए। चंपा की आंखों में, याद रखना, चंपा की आंखें निस्सीम प्रदेश में निर्देश थीं। किसी आकांक्षा के लाल डोरे न थे। धवल अपांगों ने बालकों के सदृश विश्वास था। हत्या व्यवसायी दस्यु भी उसे देखकर कांप गया। उसके मन में एक संभ्रमपूर्ण श्रद्धा यौवन की पहली लहरों को जगाने लगी। समुद्र वृक्ष पर विलंबमयी राग रंजित संध्या थिरकने लगी। चंपा के अत्यंत, याद रखना, चंपा के असंयत कुंतल उसकी पीठ पर बिखरे थे। दुर्दांत दस्यु ने देखा अपनी महिमा में अलौकिक एक तरुण बालिका। वह विस्मय से अपने हृदय को टटोलने लगा। उसे एक नई वस्तु का पता चला। वह थी क्या? कोमलता। क्या पता चली? कोमलता। उसी समय नायक ने कहा कि हम लोग द्वीप के पास पहुंच गए हैं। बेला से नाव टकराई। बेला से, कहाँ नाव टकराई थी? बेला से। बेला से नाव टकराई और चंपा निर्भीकता से कूद पड़ी। मांझी भी उतरे। बुद्धगुप्त ने कहा, जब इसका कोई नाम नहीं तो हम लोग इसे चंपा द्वीप कहते हैं। चंपा द्वीप कहेंगे। और चंपा हंस पड़ी। तो याद रखना, इस द्वीप का नाम किसने रखा था? बुद्धगुप्त ने रखा था। अब 5 बरस बाद, यहीं पे है 5 बरस बाद, 5 बरस बाद कहानी शुरू हो रही है कि शरद के धवल नक्षत्र नील गगन में झलमला रहे थे चंद्र की उज्जवल विजय पर अंतरिक्ष में। बहुत अच्छा कथन है। शरद लक्ष्मी ने आशीर्वाद के फूलों और खीलों को बिखेर दिया था। ठीक है। चंपा की एक उच्च सौध पर बैठी हुई तरुणी चंपा दीपक जला रही थी। युवक में एकदम युवा चंपा बड़े यत्न से अभ्रक की मंजूषा में दीप धरकर उसने अपनी सुकुमार उंगलियों से डोरी खींची। वह दीपाधार ऊपर चढ़ने लगा। भोली भोली
भोली भोली भाली आंखें उसे ऊपर चढ़ते हर्ष देख रही थी। डोरी धीरे धीरे खिंच गई। चंपा की कामना थी कि उसका आकाशदीप नक्षत्रों से हिल मिल जाए, किंतु वैसा होना असंभव था। उसने आशा भरी आंखें फिरा ली। सामने जलनाशी का रजत श्रृंगार था। वर्ण बालिकाओं के लिए लहरों से हीरे और नीलम की क्रीड़ा शैलमालाएं बन रही थी और वे मायाविनी छलनाएं अपनी हंसी का कलनाद छोड़कर छिप जाती थीं। दूर दूर से धीवरों का बड़ी जो वंशी, याद रखना, वंशी झनकार उनके संगीत सा मुखरित होता था। चंपा ने देखा कि तरल संकुल जलराशि में उसके कंदील का प्रतिबिंब अस्त व्यस्त था। वह अपनी पूर्णता के लिए, याद रखना, वह अपनी पूर्णता के लिए सैकड़ों चक्कर काटता था। वह अनमनी होकर उठ खड़ी हुई थी। किसी को पास न देखकर पुकारा, जया, ओ जया। इंपॉर्टेंट है। एक श्यामा युवती सामने आकर खड़ी हुई। श्याम यानी श्याम रंग की, ठीक है। वह जंगली थी। नील नभो मंडल से मुख में शुद्ध नक्षत्रों की पंक्ति के समान उसके दांत हंसते ही रहते। वह चंपा को रानी कहती थी। क्या कहती थी? रानी कहती थी। देखो, यही एक चंपा जो है, चंपा को रानी कहती थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चंपा को क्या कहती थी? रानी कहती थी। क्या कहती थी भैया? रानी कहती थी। बुद्धगुप्त की आज्ञा थी कि महानाविक कब तक आएंगे, बाहर पूछो, तो चंपा ने कहा कि जया चली गई है। दुरागत पवन चंपा के अंचल में विश्राम लेना चाहता था। ओहो, दूर से आने वाली जो पवन है, ठीक है, विश्राम लेना चाहता था उसके अंचल में। उसके हृदय में गुदगुदी हो रही थी। आज न जाने क्यों वह बेसुध थी। एक दीर्घकाय दृढ़ पुरुष ने उसकी पीठ पर हाथ रखकर चमत्कृत कर दिया। उसने फिर कर कहा कि बुद्धगुप्त, बावली हो क्या? यहाँ बैठी हुई अभी तक दीप जला रही हो? तुम्हें यह काम करना है? क्षीर निधि साई अनंत की प्रसन्नता के लिए क्या दासियों से आकाश दीप जलवाऊं? ये चंपा कह रही है, जो है हंसी आती है। तुमको याद रखना, तुम किसको दीप जलाकर पथ दिखलाना चाहती हो? उसको जिसको तुमने भगवान मान लिया है। हाँ, वह भी कभी भटकते हैं, भूलते हैं, नहीं तो बुद्धगुप्त को इतना ऐश्वर्य क्यों देते? तो बुरा क्या हुआ इस द्वीप की अधीश्वरी चंपा रानी? ये बुद्धगुप्त कह रहे हैं, मुझे इस बंदी ग्रह से मुक्त करो। अब तो बाली, जावा और सुमात्रा का वाणिज्य केवल तुम्हारे ही अधिकार में है महानाविक। ये चंपा कह रही है, समझ लें, इंपॉर्टेंट बात है कि अब तो बाली, जावा और सुमात्रा का वाणिज्य केवल तुम्हारे अधिकार में ही महानाविक। परंतु मुझे उन दिनों की स्मृति सुहावनी लगती है जब तुम्हारे पास एक ही नाव थी और चंपा के उपकूल में जो है पुण्य लाद कर हम लोग सुखी जीवन बिताते थे। इस जल में अगणित बार हम लोगों की तरी आलोक में, प्रभात में, तारिकाओं की मधुर ज्योति में बिरकती थी। बुद्धगुप्त उस विजन अनंत में जब मांझी सो जाते थे, दीपक बुझ जाते थे, हम तुम परिश्रम से थक कर पालों में शरीर लपेटकर एक दूसरे का मुंह क्यों देखते थे? वह नव सत्रों की मधुर छाया। तो चंपा कहती है, तो चंपा उससे भी अच्छे ढंग से हम लोग विचार करते हैं। ठीक है, तुम मेरी प्राणदात्री हो, मेरी सर्वस्व हो, मेरी सब कुछ हो। नहीं, अब चंपा कहते नहीं, तुमने दस्यु व्रत छोड़ दी, परंतु हृदय वैसा ही अक्रूर है, सतृष्ण है और ज्वलनशील है। तुम भगवान के नाम पर हंसी उड़ाते हो, मेरे आकाशदीप पर व्यंग्य कर रहे हो। नाविक, उस प्रचंड आंधी में प्रकाश की एक एक किरण के लिए हम लोग कितने व्याकुल थे। ये कथन किसका है भैया? किसका कथन है? आप लोगों को तो पता ही होना चाहिए किसका कथन है। चंपा का। मुझे स्मरण है, जब मैं छोटी थी, मेरे पिता नौकरी पर समुद्र में जाते थे तो
कि मेरी माता मिट्टी का दीपक, बांस की पिटारी, याद रखना जब इसके पिता जो समुद्र पे जाते थे तो इनकी मम्मी क्या क्या काम करती थी, ये चीज़ देखना है। और ये चीज़ आपसे पूछी जा सकती है विशेषताओं में कि जो इनकी माता जी थी वो मिट्टी का दीपक, बांस की पिटारी में भागीरथी, बहुत भागीरथी के तट पर बांस के साथ ऊंचे टांग देती थी। उस समय वह प्रार्थना करती थी कि भगवान मेरे पथ प्रदर्शक, मेरे पथ भ्रष्ट नाविक को अंधकार में ठीक पर ले चलना। और जब मेरे पिता बरसों पर लौटते तो कहते, साध्वी, अपनी उनसे तेरी प्रार्थना से, याद रखना क्या कहते थे इनके पिताजी, इनकी मम्मी को क्या कहते थे, साध्वी। ये बहुत अच्छी बात आई है। तेरी प्रार्थना से भगवान ने संकटों में मेरी रक्षा की है। वह जो है वह गहुद हो जाती मेरी माँ, आह नाविक, गहुद नहीं गदगद हो जाती होना चाहिए, ठीक है। नाविक यह उसी की पुण्य स्मृति है। मेरे पिता, वीर पिता की मृत्यु की निष्ठुर कारण जल्द स्यु हट जाओ। सहसा चंपा का मुख क्रोध से भीषण होकर रंग बदलने लगा। महानाविक ने कभी यह रूप ना देखा था, वह ठठाकर हंस पड़ा। यह क्या चंपा, तुम अस्वस्थ हो जाओगी, सो रहो, कहता हुआ चला गया। चंपा मुट्ठी बांधे उन्मादिनी सी घूमती रही। निर्जन समुद्र के उपकूल में वेला से टकराकर लहरें बिखर जाती थीं। इंपॉर्टेंट है, निर्जन समुद्र के उपकूल में वेला से टकराकर लहरें बिखर जाती थी। पश्चिम का पथिक थक गया था, उसका मुख पीला पड़ गया। अपनी शांत गंभीर हलचल में जल नदी विचार में निमग्न था। वह जैसे प्रकाश की उन्मीलन किरणों से विरक्त था। चंपा और जया धीरे धीरे उस तट पर आकर खड़ी हो गई। तरंग से उठते हुए पवन ने उनके वसन को अस्त व्यस्त कर दिया। जया के संकेत से एक छोटी सी नौका आई। दोनों के उस पर बैठते ही नाविक उतर गया। जया नाव खेने लगी। चंपा मुग्ध सी समुद्र के उदास वातावरण में अपने को मिश्रित कर देना चाहती थी। इतना जल, इतना शीतलता, हृदय की प्यास न बुझी, पी सकूंगी नहीं तो जैसे वेला में चोट खाकर सिंधु चिल्ला उठता है उसी के समान रोदन करूं, या जलते हुए स्वर्ण गोलक सदृश अनंत जल में डूबकर बुझ जाऊं। चंपा के देखते देखते पीड़ा और ज्वलन से आरक्त विंद धीरे धीरे सिंधु में चौथाई आधा फिर संपूर्ण विलीन हो गया। एक दीर्घ निश्वास लेकर चंपा ने मुंह फेर लिया। देखा तो महानविक का बजरा उसके पास है। बुद्धगुप्त ने झुककर हाथ बढ़ाया। चंपा उसके सहारे बजरे पर चढ़ गई। दोनों पास पास बैठ गए। इंपॉर्टेंट है, इतनी छोटी नाव पर इधर घूमना ठीक नहीं है। पास ही वह जल मगन शैलखंड है, कहीं नाव टकरा जाती या ऊपर चढ़ जाती चंपा तो। याद रखना ये लाइन आपसे पूछी जा चुकी है, पीछे प्रीवियस ईयर पेपर उठाएंगे तो ये लाइन पूछी जा चुकी है, ठीक है। ये क्योंकि चंपा और बुद्धगुप्त बैठ के जो है नाव में सोच रहे हैं, तो वही बुद्धगुप्त कह रहा है कि छोटी सी नाव पे हम लोग बैठे हैं, शैलखंड यानी बड़ा सा पत्थर अगर में टकरा गई तो हम लोगों का क्या होगा, कुछ नहीं होगा, वहीं निपट जाओगे दोस्त। अच्छा होता बुद्धगुप्त जल में बंदी होना कठोर प्राचीरों से तो अच्छा ही है। आह चंपा, याद रखना, आह चंपा तुम कितनी निर्दय हो, बुद्धगुप्त को आज्ञा देकर तो देखो। अब ये कहता है बुद्धगुप्त कि तुम मुझे आज्ञा तो दो, मैं देखता हूँ तुम्हारे लिए क्या ताजमहल बनवा दूंगा, लाल चांद सितारे तोड़ के लाऊंगा। भाई ऐसा कुछ नहीं बोलता। देखो इसने क्या कहा है कि वह क्या नहीं कर सकता जो तुम्हारे लिए नए द्वीप की सृष्टि कर सकता है, नई प्रजा खोज सकता है, नए राज्य बना सकता है। उसकी परीक्षा तो लेकर देखो। चांद तारे क्या तुम्हारे पैरों में लाके मैं रख दूंगा, ठीक है। और भाई ये चांद तारे को ये पैरों में लाएंगे, समझ रहे हो, ये तो नहीं लाएंगे, पर अब कलयुग में ऐसे ही होता है। कहो चंपा, वह कृपाण से अपना हृदय पिंड निकाल अपने हाथों अतल जल में विसर्जन कर दे। महानाविक
अभी ये क्या है, सब कुछ इनके लिए कर रहे हैं, प्रेम है। अब फिर अगर हो भी गई शादी, बाद में ये नीले ड्रम में मिलेंगे। ठीक है। महानाविक कहते हैं, ये सब ऐसे ही मजाक के लिए था। महानाविक याद रखना कि जिसके नाम से बाली, जावा, चंपा का आकाश गूंजता था, पवन घुर्राता था, घुटनों के बल चंपा के सामने छल छलाई आंखों से बैठा था, सामने शैल माता की चोटी पर हरियाली में विस्तृत जल देश में नील पिंगल संध्या, प्रकृति के सहृदय कल्पना। क्या खतरनाक भाषावली है। विश्राम की शीतल छाया स्वप्न लोक का सृजन करने लगी उस मोहिनी के मोहिनी रहस्यपूर्ण नीलजाल का क्रुक स्फुट हो उठा, जैसे मदिरा से सारा अंतरिक्ष सिक्त हो गया। सृष्टि नील कमलों में भर उठी। उस सौरभ से पागल चंपा ने बुद्धगुप्त के दोनों हाथ पकड़ लिए। वहां एक आलिंगन हुआ, जैसे क्षितिज में आकाश और सिंधु का किंतु। परिरम्भ में सहसा चैतन्य होकर चंपा ने अपनी कंचुकी से, याद रखना, अपनी कंचुकी से एक कृपाण निकाल लिया। और बुद्धगुप्त, आज मैं अपने प्रतिशोध का कृपाण अतल जल में डुबा देती हूँ। हृदय ने छल किया है, बार बार धोखा दिया है। चमक कर वह कृपाण समुद्र का हृदय बहता हुआ विलीन हो गया। तो आज से मैं विश्वास करूं, क्षमा कर दिया गया। आश्चर्य कंपित कंठ से महानाविक ने पूछा कि विश्वास कदापि नहीं बुद्धगुप्त। जब मैं अपने हृदय पर विश्वास नहीं कर सकी, उसी ने धोखा दिया, तब मैं कैसे कहूँ कि मैं तुम्हें घृणा करती हूँ, फिर भी तुम्हारे लिए मर तो सकती हूँ। क्या बात कही है, वाह, दिल खुश कर दिया बच्ची ने, चंपा सिंह। ठीक है। अंधेर है जलदस्यु, तुम्हें प्यार करती हूँ। चंपा रो पड़ी। वह स्वप्नों की रंगीन संध्या तम से अपनी आंखें बंद करने लगी थी। दीर्घ निश्वास लेकर महानाविक ने कहा कि इस जीवन की पुण्यतम घड़ी की स्मृति में एक प्रकाश गृह बनाऊंगा। चंपा, यही उस पहाड़ी पर संभव है कि मेरे जीवन की घुली संध्या उससे आलोकपूर्ण हो जाए। चंपा के दूसरे भाग में एक मनोरम शैलमाला था, पत्थरों की माला। ठीक है। वह बहुत दूर तक सिंधु जल में निमग्न थी। सागर का चंचल जल उस पर उछलता हुआ उसे छिपाए था। आज उसी शैलमाला पर चंपा के आदि निवासियों की समारोह था। उन सबों ने चंपा को वन देवी सा सजाया था। क्या बात है, वन की देवी। ताम्रलिप्त के बहुत से सैनिक नाविकों की सीढ़ी में वन कुसुम विभूषिता चंपा शिव का ऋण होकर जा रही थी। शैल के एक ऊंचे शिखर पर चंपा के नाविकों को सावधान करने के लिए सुदृढ़ दीप स्तंभ बनवाया गया था। आज उसी का महोत्सव है। बुद्धगुप्त स्तंभ के द्वार पर खड़ा था। शिविका से सहायता देकर चंपा को उसने उतारा। दोनों ने भीतर पदार्पण किया था कि बांसुरी और ढोल, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, बांसुरी और ढोल बजने लगे। आपसे पूछा जा सकता है कि आकाशदीप कहानी में कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया गया, जो वर्णन हुआ है, तो बांसुरी और ढोल का। बांसुरी और ढोल, गूंज उठते ढोल इनके, बोल इनके। तो आप लोग लाइन तो पढ़ेंगे। पंक्तियों में कुसुम भूषण से सजी वन बालाएं फूल उछालती हुई नाचने लगी। दीप स्तंभ की ऊपरी खिड़की से यह देखती हुई चंपा ने जया से पूछा, यह क्या है जया, इतनी बालिकाएं कहाँ से बटोर लाई तुम? आज रानी का ब्याह है ना, कहकर जया ने हंस दिया। तुम हो बिटिया, मजाक खूब करती हो। आज रानी का ब्याह है ना, कहकर जया ने हंस दिया। बुद्धगुप्त विस्तृत जल निधि की ओर देख रहा था। उसे झकझोर कर चंपा ने पूछा, क्या यह सच है? यदि तुम्हारी इच्छा हो तो यह सच भी हो सकता है चंपा। कितने वर्षों से मैं ज्वालामुखी को अपनी छाती में दबाए हूं। चुप रहो महानाविक, क्या
मुझे निस्सहाय और कंगाल जानकर तुमने आज सब प्रतिशोध लेना चाहा है। मैं तुम्हारे पिता का घातक नहीं हूं चंपा। वह एक दूसरे दस्यु के शक से मरे थे। यदि मैं इसका विश्वास कर सकती बुद्धगुप्त वह दिन कितना सुंदर होता, वह क्षण कितना स्मरणीय। आह, तुम इस निष्ठुरता में भी कितने महान होते हो। जया नीचे चली गई थी। स्तंभ के संकीर्ण प्रकोष्ठ में बुद्धगुप्त और चंपा एकांत में एक दूसरे के सामने बैठे थे। बुद्धगुप्त ने चंपा के पैर पकड़ लिए। उच्छ्वासित शब्दों में वह कहने लगा, चंपा, हम लोग जन्मभूमि भारतवर्ष से कितनी दूर इन निरीह प्राणियों में इंद्र और शची के समान, याद रखना किसके, इंद्र और शची के समान पूजित हैं। स्मरण होता है वह दार्शनिकों का देश है। वह महिमा की प्रतिमा मुझे वह स्मृति नित्य आकर्षित करती है। परंतु मैं क्यों नहीं जाता? जानती हो, इतना महत्व प्राप्त करने पर भी मैं कंगाल हूँ। मेरा पत्थर सा हृदय एक दिन सहसा तुम्हारे स्पर्श से चंद्रकांत मणि ही तरह द्रवित हुआ है। चंपा, मैं ईश्वर को नहीं मानता। बहुत अच्छा कथन। चंपा, मैं ईश्वर को नहीं मानता, मैं पाप को नहीं मानता, मैं दया को नहीं समझ सकता, मैं उस लोक में विश्वास नहीं करता, पर मुझे अपने हृदय के एक दुर्बल अंश पर श्रद्धा हो चली है। तुम ना जाने कैसे एक बहकी हुई तारिका के समान मेरे शून्य में उदित हो गई हो। आलोक की एक कोमल रेखा इस निविहत्तम में मुस्कुराने लगी। पशु बल और धन के उपासक के मन में किसी शांत और एकांत कामना की हंसी खिलखिलाने लगी, पर मैं न हंस सका। चलोगी चंपा? पोतवाहिनी, ठीक है, नाव की सवारी। पोतवाहिनी पर असंख्य धन राशि लाद कर राजरानी सी जन्मभूमि के अंक में आज हमारा परिणय हो। कल ही हम लोग भारत के लिए प्रस्थान करें। आपसे पूछा सकता है कि भारत का नाम आया है या हिंदुस्तान का नाम आया है। महानाविक बुद्धगुप्त की आज्ञा सिंधु की लहरें मानती हैं। वे स्वयं उस पोत पुंज को दक्षिण पवन के समान भारत में पहुंचा देगी। आह चंपा, चलो, ये बुद्धगुप्त कह रहा है। चंपा ने उसके हाथ पकड़ लिए। किसी आकस्मिक झटके ने एक पल भर के लिए दोनों के अधरों को मिला दिया। सहसा चैतन्य होकर चंपा ने कहा, बुद्धगुप्त, ए जी सुनो ना, मेरे लिए सब भूमि मिट्टी है, सब जल तरल है, सब पवन शीतल है। कोई विशेष आकांक्षा हृदय में अम्भ के समान प्रज्वलित नहीं है। सब मिलाकर मेरे लिए एक शून्य है। क्या बात है, क्या बात है, मिलाकर मेरे लिए एक शून्य है। प्रिय नाविका, तुम स्वदेश लौट जाओ, अपने देश चले जाओ विभवों का सुख भोगने के लिए, और मुझे छोड़ दो इन निरीह भोले भाले प्राणियों के दुख की सहानुभूति और सेवा के लिए। मैं नहीं जाऊंगी। तब मैं अवश्य चला जाऊंगा चंपा। यहाँ रहकर मैं अपने हृदय पर अधिकार रख सकूं, इसमें संदेह है। क्या बात है, क्या भाषा है। ये बात गांव वाले कहें तो कि हम तुम्हारे बगैर ना जी पैबा, हम मरी जइबा, हम गौले हम तुम्हारे बगैर ना जीबा, नस काट लीबा। और यहाँ क्या कह रहे हैं कि रहकर अपने हृदय पर अधिकार रह सकूं, इसमें संदेह है, यानी मैं अपने दिल को नहीं रोक पाऊंगा। आह, उन लहरों में मेरा विनाश हो जाए। महानाविक के उच्छ्वास में विकलता थी। फिर उसने पूछा कि तुम अकेली यहाँ क्या करोगी? पहले विचार था कि कभी कभी इस दीप स्तंभ पर से आलोक जलाकर अपने पिता की समाधि का इस जल से अन्वेषण करूंगी, किंतु देखती हूं मुझे भी इसी में जलना होगा। बहुत अच्छा कथन है चंपा का। किंतु देखती हूं मुझे भी इसी में जलना होगा, जैसे आकाश दीप जल रहे हैं।
एक दिन स्वर्ण रहस्य के प्रभात में चंपा ने अपने दीप स्तंभ पर से देखा, सामुद्रिक नावों की एक श्रेणी चंपा का उपकूल छोड़कर पश्चिम, उत्तर और महाजल जो है व्याल के समान संतरण कर रही है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। यह कितनी ही शताब्दियों, याद रखना, यह कितनी ही शताब्दियों पहले की कथा है। चंपा आजीवन उस दीप स्तंभ में आलोक जलाती रही, किंतु उसके बाद भी बहुत दिन द्वीप निवासी उस माया, ममता और स्नेह सेवा की देवी की समाधि सदृश पूजा करते थे। एक दिन काल के कठोर हाथों ने उसे भी अपनी चंचलता से गिरा ही दिया। बहुत अच्छी लास्ट की लाइन याद रखना कि एक दिन काल के कठोर हाथों ने उसे अपनी चंचलता से गिरा भी दिया। भैया इस लाइन को बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन पूछी जा सकती है, लास्ट की लाइन कि एक दिन काल के कठोर के हाथों ने उसे अपनी चंचलता से गिरा भी दिया। एक दिन काल के कठोर हाथों ने उसे भी अपनी चंचलता से गिरा भी दिया। एक दिन काल के कठोर हाथों ने उसे भी अपनी चंचलता से गिरा भी दिया। तो आज हमारी कहानी ख़त्म हो चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग 50 मिनट मेरे संग बने रहे, अपना कीमती टाइम मेरे साथ बर्बाद किया, ठीक है। तो आप लोगों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आपने 50 मिनट मुझे झेला। अच्छा, एक बात मैं फिर आप लोगों से कहना चाह रहा हूँ, इस बात को थोड़ा ध्यान करें। बीच बीच में ऐसी मैं टिप्पणी बोल देता हूँ, इन बातों पे गौर मत करें, क्योंकि मैं थोड़ा सोचता हूँ कि पढ़ाते वक्त क्या ऐसा करूँ कि आप लोग बोर ना हो। ये चीज़ मेरे मन में रहती है, ठीक। क्यों, मैं बता दूँ आपको। मेरे पढ़ाने में एक बात है आप लोगों को कि क्योंकि मैं ठहरा कंपटीशन पढ़ाने वाला, मैं कंपटीशन पढ़ाता था, ठीक है, व्याकरण। तो उसमें हमेशा ऑफलाइन बच्चों को पढ़ाया हूँ, ठीक है, और 100, 150, 200, 300 ऐसे बच्चों को पढ़ाया अभी यूपीपी में, ठीक। तो उसमें ये मूड बनाता रहता था बीच बीच क्लास में, ताकि बच्चे खुश रहें। तो ये भी मैं इसमें भी ऐसे कहीं कहीं बोल देता हूँ। तो आप लोग इसका प्लीज़ अपने पे मत लें या फिर कुछ ऐसा मत सोचें। बस ये सिर्फ ऐसे ही मूड के लिए है, मजाक के लिए है कि बस मजाक तक सीमित रखें। टीचर को हमेशा सब तरीके से सोचना चाहिए, बच्चों का हित भी और उनकी खुशी भी, और वो बोर भी ना हो, ठीक है। चलो, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और क्लास अच्छी लगी हो, अंदाज अच्छा लगा हो, तो कम से कम एक लाइक और सब्सक्राइब और कम से कम कमेंट तो करें, जरूर कमेंट जरूर किया करो। क्योंकि मैं बता दूं, एक कवि, एक टीचर, ठीक है, अगर कवि जब बैठता है सामने, यानी पढ़ा रहा होता है, सॉरी क्या बोल देता हूँ, जब कविता करता है, अगर सामने से ताली ना आए तो 1 मिनट में वो रुक नहीं सकता। अभी आज ही रात में हम लोग सुनील जोगी और कुमार वे विष्णु सक्सेना को सुन के आए हैं रात में, ठीक है, यही हमारे हेमपुर में था, सीतापुर में। तो वहाँ सुन के आए हैं उनकी कविता, और यही हेमपुर, वो वही हेमपुर है जहाँ की जन्मभूमि नरोत्तम दास की है, ठीक है। तो अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, इसीलिए आज तो आप लोगों से कहूँगा कि आप लोग थोड़ा ध्यान रखें और अच्छे से तैयारी करें, रिवीजन करें, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ठीक है, चलो।